नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वृंदाई पाठशाला पर। आज हम शब्द विचारों की चर्चा करेंगे, किंतु इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए वृंदाई पाठशाला को और दबाइए बेल आइकन ताकि आपको मिल सके हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो आइए हम पढ़ते हैं शब्द विचार। शब्द विचार पढ़ने से पहले हम शब्दों की चर्चा करेंगे कि शब्द क्या होते हैं। तो आइए हम देखते हैं शब्द क्या होते हैं। सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं, अर्थात वर्णों का ऐसा समूह है जो सार्थक हो, अर्थात जिसका अर्थ निकले, उन्हें हम शब्द कहेंगे। यदि हम वाक्य की दृष्टि से बात करें तो वाक्य के प्रत्येक स्वतंत्र अव्यय को शब्द कहा जाता है। शब्द एक स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि है जो एक या एक से अधिक वर्णों के योग से बनती है। आइए इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कि हमने 3 वर्ण लिए, कै, धन, मैं और धन, लय, और इससे शब्द बना कमल। कमल एक सार्थक शब्द है। यह वर्णों का ऐसा समूह है जिसका एक अर्थ निकलता है। कमल शब्द हमने काम लिया और कमल शब्द नाम लेते ही हमें फूल का, जो कमल का फूल होता है, उसका अनुभव हो जाता है। यदि हम इसी के स्थान पर कै और पै तथा जय इन तीनों वर्णों को ले लें और इन तीनों वर्णों के समूह को देखें तो शब्द प्राप्त होगा हमें कपज। किंतु इसे हम शब्द नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। यह एक निरर्थक शब्द है, अर्थात शब्द वह है जो सार्थक हो। तो ऐसे वर्णों का समूह जो सार्थक है वही शब्द कहलाता है। अब हम पद और शब्द दोनों पर चर्चा करेंगे कि ये दोनों क्या है। जब हम पद और शब्द की बात करते हैं तो दोनों प्रायः एक ही होते हैं, किंतु इनमें जरा सा अंतर है, वो हम देखते हैं। शब्द जब वाक्य में स्थान प्राप्त कर ले और वाक्य में स्थान प्राप्त करके प्रयोग में आ जाए, उस स्थिति में वह पद कहलाता है। देखिए, जैसे कि हम विद्यालय कहें तो विद्यालय क्या है? एक शब्द है। किंतु जब हम कहें कि मैं विद्यालय जाता हूं तो ये पूरा वाक्य है और इसमें विद्यालय शब्द क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। अर्थात जब वह स्वतंत्र रूप से लिखा है तो वह शब्द है, किंतु जब वह वाक्य में प्रयुक्त हो गया है तो वह पद कहलाता है। अब हम शब्दों के वर्गीकरण पर चलते हैं कि शब्द किस प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं। तो शब्दों का वर्गीकरण इस प्रकार है। उद्गम, उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्दों को बांटा गया है। इसके अतिरिक्त व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। अर्थ के आधार पर भी शब्दों को बांटा गया है तथा रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों को बांटा गया है। तो हम अपने इस वीडियो में व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण को पढ़ेंगे। व्युत्पत्ति से तात्पर्य होता है रचना, अर्थात बनावट। व्युत्पत्ति और रचना को जब हम सविस्तार जानते हैं तो शब्दांशों और शब्दों के मेल से नए शब्दों के बनने की जो प्रक्रिया है, उस आधार पर शब्दों को बांटा गया है। अर्थात शब्दांश या शब्दों को आपस में मिलाया जाए और उनसे नए शब्द किस प्रकार बनाए जाते हैं, तो इस आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब हम इन तीनों प्रकारों का सविस्तार अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं रूढ़ शब्द क्या होते हैं। रूढ़ से तात्पर्य है कि जो प्रचलित हो गए हैं। तो वे शब्द जो किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी प्राणी या किसी वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त हो रहे हैं और किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों का निर्माण किस प्रकार हुआ है, इसकी प्रक्रिया ज्ञात नहीं होती है। इसका अन्यर्थ भी नहीं होता है। अर्थात इन शब्दों के हम टुकड़े करें तो उन टुकड़ों के कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होते हैं। अतः ये शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ से तात्पर्य है कि परंपरा से जो शब्द चले आ रहे हैं। अर्थात यदि हम इनके खंड करें तो उन खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलेगा,
तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? रूढ़ शब्द कहलाएंगे। ये शब्द किसी भी दूसरे शब्दों के योग से नहीं बनते। जैसे कि शब्द है दूध है, गाय, रोटी है, दीपक, पेड़, पत्थर, देवता, आकाश। हम ये सभी शब्द देख रहे हैं, तो ये शब्द किसी अन्य शब्दों के योग से नहीं बने हैं। दूसरी बात, ये किस प्रकार बने, इनके निर्माण की प्रक्रिया भी हमें ज्ञात नहीं है। और यदि हम इनके टुकड़े कर दें, जैसे कि दूध शब्द है, दूध के हमने टुकड़े कर दिए, दूधन ध, तो दू शब्द, दू का भी कोई अर्थ नहीं निकलता और ध का भी कोई अर्थ नहीं निकलता। अर्थात इनके टुकड़े कर दें तो टुकड़े करने पर इनके स्वतंत्र अर्थ हमें नहीं प्राप्त होते हैं। अतः ये शब्द रूढ़ कहलाते हैं। इन शब्दों के खंड करें और उदाहरण देखिए। जैसे कि बालक, बालक शब्द है, इसे हम 3 खंडों में इस प्रकार से बांट दे कि बा धन, ले धन और कै, इस प्रकार बन गया बालक। किंतु इसका कोई भी खंड हम देख रहे हैं कि कोई भी खंड इसका सार्थक नहीं है। बा शब्द, बा खंड, बा से कोई अर्थ नहीं निकलता। केवल ल लेते हैं तो ल वर्ण का भी कोई अर्थ नहीं है, और केवल कै यदि हम प्रयुक्त करें तो उसका भी कोई अर्थ नहीं है। इसी प्रकार लड़का शब्द ले लीजिए, ल धन, ड धन, का, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इनका खंड कर दिया जाए तो इन खंडों का कोई भी अर्थ नहीं निकलता, और ये शब्द परंपरा से ही किसी विशिष्ट अर्थ के लिए प्रचलित है, तो इन शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घर के खंड कर दिए जाए तो घ धन र, इन दोनों का अर्थ घ का और र का अलग अलग कोई अर्थ नहीं है, किंतु जब ये संयुक्त रूप से प्रयुक्त हो गया घर, तो हमें पता है कि हमारे रहने का जो स्थान है, हमारा जो आवास है, उसके लिए परंपरा से ये शब्द प्रचलित है कि घर हम वास स्थान को कहते हैं। अतः घर एक रूढ़ शब्द है। तो रूढ़ शब्द आपको समझ में आ गया होगा कि वे शब्द जिनके टुकड़े कर दें तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, उनके निर्माण की कोई प्रक्रिया नहीं पता हमें, तो और वर्षों से परंपरा से ये शब्द विशिष्ट अर्थों में प्रचलित है, ये शब्द रूढ़ शब्द कहलाएंगे। अब इसके दूसरे भेद की बात करते हैं, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द से हम शाब्दिक अर्थ भी लें तो योग, अर्थात ये शब्द जो है वे 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने हैं। इन शब्दों का अपना पृथक पृथक अर्थ भी होता है, अर्थात 2 शब्दों के योग से यदि बने हैं तो दोनों का पृथक पृथक अर्थ भी होगा, किंतु ये मिलकर क्या करते हैं, मूल शब्द से संबंधित अथवा अन्य किसी नए अर्थ का बोध कराते हैं, और ये शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं, क्योंकि ये योग से बने हैं, 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से। इनके हम खंड करेंगे तो खंड भी सार्थक है, अर्थात खंडों का अलग अलग अपना अपना स्वतंत्र अर्थ भी निकलता है। ये शब्द जो है प्राय समस्त जो संधियां होती है, जो समास है, उपसर्ग और प्रत्यय, इनसे जो भी शब्द बने हैं वे शब्द यौगिक शब्दों के अंतर्गत सम्मिलित। जैसे विद्यार्थी शब्द की बात करें हम, तो ये 2 शब्दों से बना है, विद्या और अर्थी। दोनों का अपने आप में अलग अलग अर्थ है, और ये विद्यार्थी का भी अपने आप में अर्थ है, अर्थात विद्या और अर्थी 2 शब्दों के योग से यह बना है। इसी प्रकार हिम, धन, आलय, दोनों का अलग अलग अर्थ भी निकलता है। हिम से तात्पर्य बर्फ से, और आलय यानी रहने का स्थान, और हिमालय जो है वह पर्वत के लिए प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार पीत, धन, अंबर, अर्थात पीत यानी पीला और अंबर से तात्पर्य वस्त्र, अर्थात यौगिक शब्द वे हैं जिनमें खंड कर दिए जाए उनके, तो भी उन खंडों के पृथक पृथक अर्थ भी निकलते हैं, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। इसी प्रकार इसके उदाहरण देखिए, देवालय, चाल चलन, दौड़ धूप और आजकल आदि। इन शब्दों का अपना पृथक पृथक अर्थ भी होता है। विद्यालय, प्रेम सागर, राजमाता, ईश्वर प्रदत्त, महश्री, कृष्णार्पण, चिड़ीमार, पाठशाला, रिक्शा वाला आदि। तो इस प्रकार हमने देखा कि इसमें समस्त संधि शब्द, समास शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय, समस्त ये शब्द जो है वह यौगिक शब्दों के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। हम इसके तीसरे प्रकार की ओर चलेंगे, और वह है योग रूढ़ शब्द। अब जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि ये यौगिक शब्दों और रूढ़ शब्दों दोनों की इसमें कुछ विशेषताओं को सम्मिलित किया गया है। तो 2 सार्थक शब्दों के योग से बनने वाले वे शब्द
जो अपने समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें हम योगरूढ़ शब्द कहते हैं। ये जो योगरूढ़ शब्द है ये मूलतः यौगिक शब्द ही हैं, लेकिन ये सामान्य अर्थ का बोध नहीं कराते वरन परंपरा से प्राप्त विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। तो देखिए अब ये शब्द जो है ये यौगिक और रूढ़ दोनों शब्दों का मिश्रण किस प्रकार है। यदि हम यौगिक की बात करें तो इसमें भी खंड करें यदि हम, तो खंड करने पर उन खंडों का पृथक पृथक स्वतंत्र अर्थ भी निकलता है। और जब इन्हें हम संयुक्त कर दें अर्थात दोनों खंडों को आपस में जब मिला दिया जाए तो वह सामान्य अर्थ का बोध नहीं कराएगा वरन रूढ़ शब्दों की तरह विशेष अर्थों का बोध कराएगा, और वे विशेष अर्थ जो है वे परंपरा से प्राप्त विशेष अर्थ हैं। आज आइए इन्हें हम उदाहरणों के द्वारा सविस्तार समझेंगे। तो वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है, किंतु वे अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थों में से किसी एक विशेष अर्थ का ही प्रतिपादन करने के लिए रूढ़ हो गए हैं, ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ कहते हैं। शब्द जो है वह दो शब्दों के योग से बना है। पीत धन अंबर, अर्थात पीत से तात्पर्य है पीला और अंबर से तात्पर्य है वस्त्र। तो हम इस रूप में जब देखते हैं कि दो खंड हैं पीत और अंबर, और दोनों के ही स्वतंत्र अर्थ भी है पीला और वस्त्र, तो इस रूप में यह क्या है यौगिक शब्द है। किंतु इसका सामान्य अर्थ होता है पीले वस्त्रों वाला, किंतु जब हम पीतांबर शब्द प्रयुक्त करते हैं तो यहाँ पर इसका विशिष्ट अर्थ ले लिया जाता है जो कि रूढ़ है, वह विष्णु के अर्थ में प्रयुक्त होता है, भगवान विष्णु के अर्थ में। तो ये क्या है योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण देखिए लंबोदर। लंबोदर दो शब्दों के योग से बना है, लंबा और उदर। तो लंबा अपने आप में अलग अर्थ रखता है और उदर से तात्पर्य है पेट, तो इसका तात्पर्य हुआ लंबे पेट वाला। किंतु लंबोदर शब्द जो है वह परंपरा से ही गणेश जी के लिए रूढ़ है। पंकज शब्द के विग्रह के अनुसार पंक में जायमान, पंक है कीचड़ और जायमान यानी उत्पन्न होने वाला। तो इसका सामान्य अर्थ की बात करें तो इसका सामान्य अर्थ है कीचड़ में उत्पन्न होने वाला पदार्थ, किंतु अपने रूढ़ अर्थ में पंकज शब्द है वह कमल का वाचक है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण देखिए हिमालय, दशानन, गजानन, जलज, त्रिनेत्र, वीणापाणी, चतुर्भुज, घनश्याम, रजनीचर, मुरारी, चक्रधर, षडानन, विषधर, ये सभी शब्द योग रूढ़ शब्द है। जैसे हम बात करें दशानन की, दशानन जो है वो दश और आनन, तो दश से तात्पर्य है 10 संख्या और आनंद से तात्पर्य है मुंह वाला, तो 10 मुंह वाला इसका सामान्य अर्थ है। देखिए दो अलग अलग खंड करे हमने इसके दश और आनंद, तो दोनों का अपना स्वतंत्र अर्थ भी निकल रहा है, किंतु जब हम इसे दशानन बोलते हैं तो दशानन जो है अपने आप में रावण के लिए रूढ़ है, तो ये योग रूढ़ का उदाहरण है। इससे तात्पर्य है कि जो योग रूढ़ शब्द है उसमें यौगिक और रूढ़ दोनों प्रकार के शब्दों के गुण समाहित है। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे अगले नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।